हाँ, सॉरी, डिस्कनेक्ट होने हो गया था सारा का सारा। मेरे ख्याल से ना लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था। तो हम्म। हेलो एवरीवन, आज हम लोग 5 एलिमेंट यानी 5 एलिमेंट थ्योरी का रिवीजन करेंगे। सबसे पहला चीज है, ये 5 तत्व का ज्ञान क्या होता है। 5 तत्व से हमारा बॉडी निर्मित है, यानी जहां भी लाइफ है वहां 5 तत्व है। कोई भी एक तत्व मिसिंग है, इसका मतलब वहां लाइफ संभव ही नहीं है। कोई भी प्लैनेट पे इसलिए लाइफ संभव नहीं है, केवल पृथ्वी पे ही सारे सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर इस एलिमेंट को अगर हम लोग ढंग से जान लें कि एक एक एलिमेंट में क्या होता है, कैसे कलर होते हैं, क्या टेक्सचर होता है, क्या नेचर होता है, कौन सा ऑर्गन जुड़ा होता है, तो हम वैसे मुद्रा लगा के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिटेशन से भी कर सकते हैं, हीलिंग की बहुत सारे मोडालिटीज है, उससे कर सकते हैं। या मान लीजिए आप लोग को पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट को प्लस माइनस करता है, तो हम क्रिस्टल से भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं, और साथ में एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं। बशर्ते आपका प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे जन को लगता है कि हम कब कौन सा इस्तेमाल करें, या सारा क्यों सीखे। है ना सरता जी, मन में आ ही सकता है कि सारा क्यों सीखे, या सारा सीख के क्या फायदा है। तो देखा जाएगा कि एक्यूप्रेशर का जब ट्रीटमेंट आप करते हैं तो फिजिकली जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको अरेस्ट करने में ही ज्यादा आसान होता है। और वैसे ही मेडिटेशन या हीलिंग के बहुत सारे मोडालिटीज होते हैं, जो छोटे मोटे या कोई भी तरह का फाइनेंशियल इशू है, इमोशनल इशू है, उसको जल्दी से अरेस्ट करता है। तो फिजिकल को करने के लिए एक्यूप्रेशर का मोड को चूज करिए। इमोशनल करना है, फाइनेंशियल करना है, तो हम लोग हीलिंग के बहुत सारे मोडालिटीज है, मेडिटेशन के बहुत सारे मोडालिटीज है, उससे कर सकते हैं, रुद्राक्ष से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 एलिमेंट को जानते हैं। तो जैसा अभी मैंने पूछा सबसे कि 5 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो सब कोई अलग अलग नाम से बोलते हैं। लेकिन सबसे पहला आप लोग को बोलने का आदत होना चाहिए, वुड है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? वुड। तो मुंह से वुड एलिमेंट सबसे पहला निकलना चाहिए, तब समझ में आता है कि सामने वाले को बात समझ में आ गया। क्योंकि अनिता जी, पहले पृथ्वी में पानी तो था, लेकिन सबसे पहले क्रिएट क्या हुआ? वुड। तो वुड यानी वुड, हाँ। माने वुड तत्व को ही सबसे पहले बोलना चाहिए। कास्ट, यानी कास्ट में जब थोड़ा सा घर्षण हुआ तो अग्नि मिला, और अग्नि जब बुझा तो राख मिला, यानी कि अर्थ, यानी मिट्टी मिला हम लोग को। मिट्टी जमते जमते एक जगह में पूरा हार्ड फॉर्म में हो गया, वो मेटल हो गया। और जब बहुत दिन तक मेटल फॉर्म में रहते रहते उसका क्षय होने लगा, तब वो पानी में यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। फिर वाटर आ गया, फिर वाटर से वुड। यानी ये क्रिएशन साइकिल हर समय चलती रहती है, यानी कभी भी क्रिएशन बंद नहीं होती। तो ऐसे ही हमारा साइकिल है। इस मेथड से ना, आप बच्चे के पैर डालेंगे तो बच्चे का 5 एलिमेंट निकाल सकते हैं, कलर के हिसाब से डालेंगे तो कलर निकाल सकते हैं, एनर्जी का डालेंगे तो एनर्जी के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अभी 5 एलिमेंट में हम लोग दो दो चीज जानेंगे, आज एक्यूप्रेशर के माध्यम से जान रहे हैं। तो 5 एलिमेंट में आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, हम लोग को 5 एलिमेंट मिल गए। इसके 5 में से हम लोग 6 एनर्जी पढ़ते हैं, क्योंकि वुड का जो काम है, यानी ये एलिमेंट है, और जो एनर्जी है वो उससे क्या काम करता है। तो वुड क्या है, उसका एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब मूवमेंट। जितना भी मूवमेंट होता है, पलक झपकने से लेकर, स्टूल होने से लेकर, चलना फिरना, बोलना, देखना, जितने भी मूवमेंट्स हमारे बॉडी के होते हैं, वो कंट्रोल किससे होते हैं? वुड एलिमेंट यानी विंड एलिमेंट एनर्जी से होते हैं। तो वुड क्या है? एलिमेंट है। और विंड क्या है? उसका एनर्जी, यानी मेरा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मेरा नाम कविता है, लेकिन मैं पढ़ाती हूँ या कुछ है, तो एक्यूप्रेशर की डॉक्टर बोलेगा, कोई हीलर बोलेगा, कोई कोई भी चीज बोलेगा, तो वो मेरा काम हुआ, एनर्जी हुआ। फायर में 2 एलिमेंट हो गए, हीट और हॉटनेस। और ह्यूमिडिटी में 2 एनर्जी हो जाएंगे, सॉरी, ह्यूमिडिटी में एक एनर्जी होगा, अर्थ, यानी कि ह्यूमिडिटी। तो अर्थ का एनर्जी ह्यूमिडिटी क्यों बोलते हैं? यानी कोई चीज डिपॉजिट होना। जैसे वुड में जब घर्षण हुआ, मूवमेंट हुआ, तो उसमें मूवमेंट आया, यानी कि विंड एनर्जी आया, तो फायर क्रिएट हुआ। फायर जब क्रिएट हुआ तो गर्मी आया, यानी हीट एनर्जी आया। गर्मी जब ज्यादा बढ़ा तो हॉटनेस एनर्जी आ गया उसमें। ठीक है? और उसके बाद में जब अर्थ एनर्जी सेटल होता है, फायर एनर्जी, तो मिट्टी मिलता है, यानी ह्यूमिडिटी, डिपॉजिशन। बॉडी में कोई भी तरह का डिपॉजिशन हो गया, विचारों का, या कोई तरह का ट्यूमर, या कोई भी तरह का डिपॉजिट हो रहा है, मल आंख में से गिर आ रहा है, या कान से कोई भी चीज तरह का आ रहा है, कहीं पस आ रहा है, तो आप ह्यूमिडिटी का डिपॉजिशन मानते हैं उसको, कि ह्यूमिडिटी बढ़ गया।
यानी कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी पेट में खाना पड़ा हुआ है। तो हम क्या मानेंगे, हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ा बढ़ा हुआ है, हमें ह्यूमिडिटी को घटाना है, ठीक है ना। लेकिन भूख ज्यादा ज्यादा लग रहा है, तो क्या हो जा रहा है, खाना जल जा रहा है, पूरी तरीके से बर्न हो जा रहा है, यानी जो आपका ह्यूमिडिटी है वो पूरी हमेशा खत्म हो जा रहा है बार बार, तो उसको बार बार भूख लग रही होगी। तो आपको देखना होगा कौन सा एनर्जी उसमें ज्यादा है, हम कौन सा कम करें। अब छोटा-छोटा चीज़ हम लोग समझेंगे अभी। तो अर्थ का एनर्जी क्या है? ह्यूमिडिटी यानी डिपोज़िशन। यानी हम मोटे हो रहे हैं, हम दुबले हो रहे हैं, कोई बात हमारे में ठहर जाता है या कोई भी चीज़ है तो वो ह्यूमिडिटी की वज़ह से होता है। उसके बाद में एनर्जी कौन-सा आया? मेटल एनर्जी। मेटल एलिमेंट है और उसका एनर्जी क्या है? ड्राइनेस, यानी फिर वो सुखाता है, यानी कि ड्राइनेस करता है, ड्राई करता है, पूरी तरीके से ड्राई होना। यानी ये जो हमारा जो स्किन का टेक्सचर ड्राई है ना, नहीं तो सड़ जाता अगर ये एनर्जी नहीं रहेगा तो। और जहाँ नहीं रहता है, आप देखा करिए हार्ड हो जाता है, पहले एक्जिमा टाइप का हो जाता है और वॉट्स हो जाता है, फिर वो जगह में सड़ने लग जाता है। लेकिन अगर ड्राइनेस नहीं होता तो कंप्लीट सड़ जाता। तो हमारे बॉडी का ड्राइनेस सिस्टम को मेंटेन कौन सा करता है? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम लोग ऑर्गन भी जानेंगे। और कोल्डनेस के बाद में वाटर का एनर्जी, ठंडा, यानी हर चीज को फिर ठंडा करना, लिक्विड फॉर्म में जितना रहता है वो कौन बैलेंस करता है? वाटर का एनर्जी, कोल्डनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्डनेस। तो हम लोग याद करने के लिए कैसे बोलेंगे? हम लोग कौन से एलिमेंट है हमारे पास में? वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, 5 एलिमेंट है हमारे पास। और एनर्जी कौन से हैं? विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। यानी हम लोग 6 एनर्जी ये ध्यान में रखेंगे कि ये 6 एनर्जी है हमारे पास में। लेकिन हम लोग जब स्टार्टिंग में करते हैं तो हीट और हॉटनेस लगभग एक जैसा ही लगता है, उसका डिफरेंस हम लोग अभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इसको डिफरेंस में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? कि अगर नॉर्मल फीवर हुआ है तो मान लीजिए हीट बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर बोन फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया है, तो हॉटनेस हो गया, यानी एक्सट्रीम। जब जो कोई भी चीज का अति हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, तब हम उसको हॉटनेस में रखेंगे। तो यानी बहुत तेज फीवर हो जाए तो हॉटनेस एनर्जी बढ़ गई है। अब हम लोग आते हैं कौन कौन से ऑर्गन इसमें होते हैं। तो वुड एनर्जी में कौन से ऑर्गन होते हैं? लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर और गॉल ब्लैडर विंड एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो लीवर अंदर में लिखा हुआ है, गॉल ब्लैडर बाहर में लिखा हुआ है। तो इसमें दो बात आती है कि हर एक में दो दो ऑर्गन्स होते हैं, एक यिन ऑर्गन होता है और एक यांग ऑर्गन होता है, ठीक है अनीता जी। तो यिन ऑर्गन जो है वो 24 आवर्स हर समय काम करते हैं, और यांग ऑर्गन जो है जब काम आता है तब काम करते हैं। तो लीवर क्या है? हर समय बाइल बनाते रहता है, हर समय आपका कोई ना कोई काम करते रहता है। तो लीवर यिन ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर यांग ऑर्गन है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो गॉल ब्लैडर में छुपाया हुआ बाइल है वो खाने में मिक्स होता है और हमें डाइजेशन में स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे खाने को बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बांट देता है, जिससे डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो गॉल ब्लैडर जब खाना खाते हैं तभी काम में आता है। और लीवर हर समय काम करते रहता है, सोते जागते रहते जैसे भी कर रहे हैं। तो जो 24 घंटा काम करते रहते हैं, बिल्कुल नहीं रुकते हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं, उसे ये ऑर्गन बोलते हैं जो अंदर लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं हीट एनर्जी में, दो ऑर्गन है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हमेशा ये ऑर्गन पहले बोलने का आदत डालिए, बाद में तो आपको याद रहेगा कि ये जो मुंह से पहले निकल रहा है वो ये ऑर्गन है, और जो बाद वाला है वो यांग ऑर्गन है, तो अनिता जी याद रहेगा। हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हार्ट ये ऑर्गन हो गया। हार्ट कैसे काम करता है? हर समय काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जब आपका खाना स्टमक डाइ बर्न कर देता है, पूरी तरीके से स्टमक बर्न कर देता है, तो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है, जो आपका मिक्सिंग ग्राइंडिंग का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। उसमें से जूस निकालने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। और जहाँ सॉलिड का दरकार है, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, और जो लिक्विड वेस्ट है वो किडनी के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब काम आता है, खाना आता है, तब काम करता है। उसके बाद में हॉटनेस एनर्जी। हॉटनेस एनर्जी में दो ऑर्गन है, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। इसको ऑर्गन नहीं बोल सकते, इसको कैसे बोल सकते हैं? पेरिकार्डियम यहाँ पे दिया गया है ऑर्गन्स में,
लेकिन पेरिकार्डियम को एक्चुअली में अगर आप मेडिकल का किताब को देखेंगे अनिता जी, तो लिखा होगा हार्ट के कवरिंग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेन को लिया गया। यानी ब्रेन का कोई ट्रीटमेंट करना है तो पेरिकार्डियम का ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रिपल वार्मर मतलब स्पाइन का लिया गया। स्पाइन का ट्रीटमेंट जब भी करना रहेगा तो ट्रिपल वार्मर का ट्रीटमेंट हम करते हैं। यानी ब्रेन, पेरिकार्डियम और स्पाइन, ट्रिपल वार्मर। ठीक है ना सबको? सब क्लियर है सबका? ज्योति सुन रही हो? ओके। तो अभी आप लोग को अभी ये समझ में आया कि अपने हिसाब से हम लोग ये वाला चीज कर रहे हैं। तो अभी देखिए 5 एलिमेंट हम लोग को समझ में आ गए, 6 एनर्जी याद हो गए। ठीक है ना? 5 एलिमेंट कौन से हैं? वुड, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। मेटल, वाटर। अब वुड में कौन सा एनर्जी है? विंड एनर्जी। फायर में 2 एनर्जी है, गोल ब्लैडर। हीट एंड हॉटनेस। एनर्जी पहले हम लोग कर लेते हैं अनिता जी। अर्थ में कौन सा एनर्जी है? ह्यूमिडिटी। मेटल का है ड्राइनेस, और वाटर का है कोल्डनेस। क्लियर है ना? यस। हाँ, ठीक है। अब वो हम लोग का ऑर्गन हो गया। अब हम लोग का विंड एनर्जी में कौन सा एनर्जी हो गया? विंड एनर्जी। वुड में कौन से ऑर्गन हो गए? लीवर एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ठीक है, ब्लैडर। चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ, रोना नहीं। अच्छा, रो नहीं, रो नहीं। तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर हो गया। और हीट में हो गया हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और हॉटनेस में हो गया पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। और अर्थ में कौन सा 2 ऑर्गन हो गया? स्प्लीन और स्टमक एंड स्प्लीन एंड स्पाइन। स्प्लीन क्या करता है? आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को हर समय मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन में पूरी तरीके से हेल्प करता है। ठीक है। और स्टमक जो है, जब आप खाना खाते हैं तब डाइजेशन का काम करता है, तब उसमें उसको बर्न करता है बाइल की मदद से। ठीक है ना? क्या हुआ? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वो देखो कौन आया, कौन आया, जाओ देख के आ, तो गेट खोला, वो देखो गेट खोला, देखो कौन आया, कौन आ गया, देखो तो कौन आ गया, पकड़ के लेके आओ। तो और उसके बाद में मेटल में 2 ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स जो है हर समय सांस लेने की क्रिया में हेल्प मैम, करते हैं। हाँ बोलो ज्योति। पेनक्राइसिस ह्यूमिडिटी में आता है ना मैम? पेनक्रियाज भी उसमें, स्प्लीन को ही 2 नाम से जाना जाता है। स्प्लीन जब लेफ्ट साइड में लगाते हैं कोई भी पॉइंट्स तो स्प्लीन, राइट साइड में लगाते हैं तो उसको पेनक्रियाज बोलते हैं। पेन और स्प्लीन का ही 2 पार्ट होते हैं। स्प्लीन जो है वो वॉलंटरी काम करता है, यानी कि वो वॉलंटरी अपने हिसाब से, माने उसको कोई कमांड के अनुसार काम करता है। और पेनक्रियास उसी से सटा हुआ ऑर्गन रहता है जो इनवॉलंटरी काम करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ चला आता है। यानी पेनक्रियास स्प्लीन का ही पार्ट है, जो पीछे में करके राइट साइड में आ जाता है। इसीलिए बहुत सारे जन, स्प्लीन और पेनक्रियास का लगभग एक ही काम है, लेकिन जब आप राइट हैंड में स्प्लीन का पॉइंट लगाएंगे तो उसी को पेनक्रियास बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो स्प्लीन बोलेंगे। तो आप स्प्लीन और पेनक्रियास एक ही जगह लिख लीजिए। ठीक है ना? अभी आप देखिए मेटल में हमारे कौन से ऑर्गन, 2 ऑर्गन आते हैं, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स क्या काम करते हैं? हर समय ब्रीदिंग लेना और छोड़ने का काम करते हैं लंग्स। ठीक है। आपके बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? लंग्स। और साथ में कुछ हद तक कौन कंट्रोल करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए आप देखिए अगर स्टूल बंद हो जाता है कई दिन तक तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स फेलियर होने लग जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी स्टूल अगर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो वो आपके इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा ड्राई हो जा रहा है बॉडी। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट बढ़ गया है और कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ठीक करें। तो लार्ज इंटेस्टाइन। अब वाटर में 2 एलिमेंट ऑर्गन आते हैं। कौन से आएंगे? पहले कौन सा बोलेंगे? किडनी। किडनी यीन ऑर्गन है जो हर समय पानी छानने का काम करती रहती है। जितना भी आपका पानी अंदर में बन रहा है, वाटर इंटेक, चाहे वो खाने से, थूक से, सारे चीज से बन रहा है, किडनी उसको बार बार छानती रहती है, 24 आवर्स काम करती है। और यूरिनरी ब्लडर क्या है? किडनी जो पानी को छान देती है और उसको लगता है वेस्ट वाटर है, वो यूरिनरी ब्लडर में जाके जमा हो जाता है, और वो यूरिन के रास्ते से बाहर चला जाता है। ठीक है ना? वेस्ट वाटर रहता है यूरिनरी ब्लडर में। लेकिन अगर यही यूरिनरी ब्लडर से अगर रिपोर्ट्स में आने लग जाता है, यूरिन रिपोर्ट्स में, कि आपका यूरिन में शुगर आ रहा है, एमोनिया आ रहा है, या ग्लोबुलिन आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है, इसका मतलब है, तब डॉक्टर पता करता है जिस जिस ऑर्गन से रिलेटेड वो वाला
द्रव रहता है वो उस ऑर्गन वाला काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो यूबी से डायरेक्टली बाहर आ जा रहा है। यानी किडनी भी काम कर रहा है कि नहीं, तब डॉक्टर किडनी का टेस्ट कराता है पहले, फिर स्प्लीन का टेस्ट कराता है, फिर सोनोग्राफी कराता है और ऐसे करके सारे टेस्ट को वो कराता है। ठीक है ना? ये ला क्लियर हो गया ना सबको? ऑर्गन्स क्लियर हो गए सारे जन को? ठीक है। अब हम लोग आते हैं कौन सा एज होता है। अभी देखिए, डब्ल्यू एल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी नॉर्मल एज जो है वो 60 तक माना है। तो 60 तक जब भी माना करा गया है, तो 60 में जो एज है आपका, तो उसको बांट दिया गया है 10-10 तक का एज। पहले 72 था, तो 12-12 इयर्स को लेके बांटते थे, लेकिन आप उन्होंने दो 2 प्लस माइनस करके रखी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एकदम 10 में ही रखेंगे, लेकिन अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो वुड एनर्जी यानी विंड एनर्जी सबसे ज्यादा वुड एनर्जी में रहता है। यानी 1 से 10 साल के बच्चों में विंड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में आपका 11 से 20 जो रहता है वो हीट एनर्जी रहता है। हीट एनर्जी का मतलब क्या है? तो हम लोग क्या-क्या चीज़ समझेंगे उसमें? ये देखिए ग्रोथ, यानी 11 से 20 जो रहता है, उससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। यानी 11 से 20 एनर्जी में अगर कोई का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मान लीजिए किसी का हाइट नहीं आ रहा है, किसी का हेयर नहीं बढ़ रहा है, किसी का मुस्टैच दाढ़ी नहीं आ रहा है, किसी का पीरियड नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी कम है। आप हीट एनर्जी का ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने आप वो चीज़ चालू हो जाएगा। हीट अगर सप्रेस्ड है, हाइट सप्रेस्ड है, तो उससे सारा चीज़ कंट्रोल होगा, ठीक है? तो हॉटनेस है ना, क्या कर रहे हो तुम? फिर क्लास में, वो देखो नानी क्या दे रही है, जाओ, जाओ क्या दे रही है? जाओ क्या दे रही है, जाओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। मम्मा बुलाइए ना मम्मी। 1 मिनट रुकिए, इसको पकड़ा के आते लीजिए ना पढ़ा। कल डिस्टर्ब करेगा तो कैसे पढ़ाएंगे? ओ देखो देखो, जाओ 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 जाओ, बाबू का पकड़ लो। हाँ, बाप रे, 11 से सॉरी, वो भी ऐसा दिन में आता है कि कोई उपाय नहीं, उसकी मम्मी के यहाँ भी काम हो रहा है। अभी देखिए हाँ, 21 से 30 क्या है? हॉटनेस का एज। हॉटनेस का मतलब क्या होता है? 21 से 30 मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। अगर 21 से 30 के पहले मैच्योरिटी आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम है। यानी एनर्जी के पहले भी कोई चीज आती है, वो भी प्रॉब्लम है, और एनर्जी के बाद आ रही है तो भी प्रॉब्लम। ये हमेशा याद रखना चाहिए, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटा छोटा चीज अगर ध्यान नहीं देते हैं तो एनर्जी में डिस्टर्बेंस आता है। तो 21 से 30 में क्या हो जाता है? मेच्योरिटी। तो ये ला देखिए, अगर हम लोग इसको समझ लें, हाँ, मेच्योरिटी, यानी 21 से 30 में मेच्योरिटी आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो ये एनर्जी कम है, हमको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर आ गई है, कुछ ज्यादा ही आ गई है, यानी जे मेच्योरिटी एक एज वाइज होना चाहिए, एक माने अपने उम्र के अनुसार कोई बात करना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ है तो भी चेक करना चाहिए कि वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। अब अर्थ का जो एनर्जी जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा? अब हम लोग जैसे ही 41 से 30 के एज में चले आते हैं, तो हम लोग का प्रॉस्पेरिटी, यानी प्रॉस्पेरिटी मतलब जो हमने सोचा है कि हम एक हाउस वाइफ बन के काम करेंगे, कि अगर हम लोग घर चलाना है तो कैसे चलाना है, तो उसमें प्रॉस्पर करते हैं। यानी जो भी चीज एनर्जी हम मेच्योरिटी एज में डिसीजन लेते हैं, हम 41 से 50 तक, मैंने ये वाला सॉरी 31 से 40 तक हम लोग उसको डेवलप करते हैं। तो ह्यूमिडिटी का जो एज है, ये प्रॉस्पर का जो एज है, इसको बहुत बैलेंस करके करना चाहिए। अगर हम इसमें भी चूक जाते हैं तो हमारा दूसरा एज आता है 41 टू 50। 41 टू 50 किसका है? ड्राइनेस का है। तो इसमें डिजेनरेशन थोड़ा सा स्टार्ट होता है, यानी हमारा एज वाइज जो छोटे छोटे डिफॉर्मिटीज है वो चालू होने लगता है, यानी हमारा चेंजिंग पीरियड होता है। तो इसमें हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खाने का, पीने का, सोने का। अगर हम लोग सही तरीके से अपना सारा रूटीन को मेंटेन कर दें और 50-55 तक अगर हम लोग ज्यादा ध्यान रख लें, तो बोला जाता है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग जब भी रखते हैं, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान अपना इसी एज में रखना चाहिए। यानी अगर आप इस एज में अगर अपना ध्यान रख लेते हैं, तो अगर हम लोग प्रॉपरली खाना, प्रॉपरली सोना,
सारा कुछ करते हैं, तो आपका एक एज तक में भी परफेक्ट रहता है, तो सारा एज, सारा प्रॉब्लम्स भी डीजनरेशन नहीं आता, क्योंकि डीजनरेशन ऐसे भी एज वाइज आ रहा है। दूसरा लास्ट वाटर का जो स्टेज रहता है, उसमें हम लोग कौन-सा एज आ जाता है 51 टू 60। 51 टू 60 में क्या हो जाता है, फ़ियर आ जाता है लोगों में, फ़ियर ऑफ डेथ आ जाता है बहुत सारे जन में। उसके बाद 61 से 70 आप फिर विंड एनर्जी आ जाता है। 61 से यानी नया-नया एक्टिविटी, नया-नया चीज़ सीखने का ललक या बहुत सारा चीज़ हम लोग उसमें आते हैं, फिर हम उसमें ग्रोथ करते हैं, उसको मैच्योरिटी लेवल में बढ़ाते हैं, यानी साइकिल फिर से चालू हो जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 60 तक ही एज है और 60 तक ही एज होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? ये समझ में आ गया सबको? तो इसके बाद में एनर्जी समझ में आ गया, काम समझ में आ गया, एज समझ में आ गया, ठीक है? अब हम लोग आते हैं इमोशन। कौन-कौन से इमोशन होते हैं? वुड एनर्जी का इमोशन क्या होगा? एंगर, यानी हमारे अंदर में सारे इमोशंस होते हैं। सारे इमोशन टाइम-टाइम पे होने चाहिए और हर समय, हर जगह पे आना चाहिए। कोई कम होता है, कोई ज़्यादा, और किसी को कम रखना चाहिए, किसी को ज़्यादा, लेकिन हर एक चीज़ ऑर्गन के वजह से होता है। तो आपको ये समझने से एक फ़ायदा क्या होगा, किसमें कौन-सा चीज़ घटाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसी से रिलेटेड ऑर्गन लेना है और उसी से रिलेटेड ऑर्गन से लेकर हमको कम कर सकते हैं। अब वुड एनर्जी का जो, वुड का जो इमोशन होगा वो क्या है? गुस्सा, यानी कि एंगर। और फायर का 2 है, जॉय एंड हैप्पीनेस। यानी आदमी बोलेगा जॉय और हैप्पीनेस में क्या अंतर है? जॉय का मतलब होता है खुश रहना और हैप्पीनेस का मतलब आनंद में रहना। यानी हर एक चीज़ से कंप्लीटली पूरी तरीके से सेटल एंड पूरी तरीके से स्टेबल रहना। अर्थ का जो है इमोशन है वो एगोनीनेस, ज़्यादा चिंता करना या बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये दोनों ही अर्थ में आता है। यानी चिंता का ही सारा चीज़ अर्थ में आता है। उसके बाद में मेटल का जो आता है, वो है सैडनेस, यानी कि रोना या हर समय उदास रहना या कोई बात के कारण सैडनेस आया है, तो मेटल एनर्जी, जैसे अगर किसी का डेथ हो गया है और अपने को कोई शॉक लगा है, तो उस समय उसका मेटल एनर्जी बढ़ा हुआ ही होगा अनीता जी। इसलिए सर्दी-खाँसी ज़्यादा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या लूज़ मोशन हो जाता है, तो सैडनेस एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको देखना होगा, जहाँ जॉय एंड हैप्पीनेस रहेगा वहाँ भी हीट एनर्जी बढ़ जाता है। अभी हम लोग कनेक्शन भी सीखेंगे। और वाटर में कौन-कौन सा होता है उसका? फ़ियर, यानी डर होता है उसका इमोशन। तो ये सारे एलिमेंट हमारे में कम बेसी होने चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। तो अगर जिसमें वुड एनर्जी ज़्यादा है, उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो जिसमें ज़्यादा है, उसमें वो एनर्जी या वो वाला इमोशन ज़्यादा होगा। और जिसमें अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादा कम रहेगा, तो एनर्जी अगर घटी भी है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं रहेगा या बिल्कुल ही खत्म रहेगा, जिसमें सारा कुछ, ठीक है ना अनीता जी? अगर मान लीजिए किसी का डर को खत्म करना है, अब फ़ियर को खत्म करना है, चाहे फ़ियर कोई भी चीज़ का हो, एक्स, वाई, जेड किसी का भी हो, तो किससे करना पड़ेगा? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से करना पड़ेगा। दूसरा है कोल्डनेस एनर्जी से करना होगा। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का कोल्डनेस एनर्जी को जैसे ही आप कम कर देंगे, तो वो फ़ियर कम हो जाएगा। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ की वज़ह से उसको डर आ रहा है। चिंता की वजह से, खुशी की वजह से, गुस्सा की वजह से, सैडनेस, तो हम लोग फिर एलिमेंट में एलिमेंट को जोड़ते हैं। लेकिन ऐसे हम लोग समझ में आ गया ना गुस्सा। अब इसमें एक चीज़ और समझने का चीज़ है सुषमा जी, कि यिन यिन और यांग ऑर्गन में कौन-सा चूज़ करेंगे, है ना? बहुत सारे जन को लगता है अब यिन चूज़ करूँ कि यांग चूज़ करूँ। जो चीज़ बहुत पुराना है या बहुत दिनों का है, तो यिन ऑर्गन ले लीजिए। और बहुत अभी-अभी का आ रहा है, अचानक ही चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, अचानक ही गुस्सा आ रहा है, तो अभी थोड़ा हुआ कम करना है, तो हम यांग ऑर्गन ले लेंगे, ठीक है ना? तो आप जब हर समय ही अगर वैसा नेचर रहता है, तो यिन ऑर्गन, और कभी-कभार रहता है तो यांग ऑर्गन, ठीक है? अब हम लोग टेस्ट को ले लेते हैं। हर एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ जो इमोशन है, वो इमोशन कौन-कौन सा है, इसका टेस्ट कौन-सा होगा? वुड एनर्जी का जो होगा, वो है खट्टा खाना। यानी जिनका विंड एनर्जी कम होता है, उन्हें खट्टा खाना पसंद होता है। तो वो खट्टा जैसे खाते हैं, वो एनर्जी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग को खट्टा ज़्यादा पसंद होता होगा ना, तो आप अपने आप ही बोल सकते हैं कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, हरा कलर पसंद होगा, सफाई पसंद होगा। माने जो-जो लिवर गॉर्डर का एक तो नेचर है, वही सारा चीज़ रहता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? ठीक है? और उसके बाद में
फायर का जो टेस्ट होता है वो होता है स्पाइसी, यानी पूरा परफेक्ट। ऐसे पर्सन लोग कोई भी इनपरफेक्ट खाना नहीं खा सकते। यानी जो भी इस एलिमेंट के पर्सन होंगे ना, उनको एकदम परफेक्ट खाना जैसा है वैसा चाहिए। अगर वो चीज दही खाना है तो भले 2 बार उतर के चले जाएंगे, लेकिन चाहिए तो उसके साथ ही, मतलब इतना परफेक्शन रहता है। इनको आलस भी नहीं रहता है लाने में, बनाने में, करने में। लेकिन जो चीज जैसे खाना है ना वैसे ही खाना पड़ेगा, है ना। अर्थ का जो टेस्ट होता है वो होता है स्वीट। यानी अगर आप स्वीट खा रहे हैं तो आप हर चीज को कंपैरिजन करना सीखिए। यानी जो मीठा ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा सोचते भी होंगे। माने आप ऐसे भी सोच सकते हैं, उनको येलो कलर पसंद होगा, या इस एज के ग्रुप के पर्सन लोग भी वैसा करके सोच सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अभी आप देखिए मेटल। मेटल का जो टेस्ट होता है उसको पंजेंट बोलते हैं। पंजेंट मतलब क्या होता है, जो बासी खाना या अदरक का जैसा टेस्ट होता है, प्याज का जो टेस्ट होता है, रॉटन होता है या एकदम टॉन्चिंग, एकदम गले में लगता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं पंजेंट टेस्ट। यानी बासी खाना पसंद होगा, वैसा लोगों को बासी खाना या अदरक, प्याज, इस तरह का चीज, कसेला चीज ज्यादा पसंद होगा। तो वो मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको ज्यादा खाने से ड्राइनेस बढ़ता है। तो अपने को समझना होगा कि पंजन खाने से ज्यादा खाएंगे तो वो एनर्जी बढ़ जाएगा, कम खाएंगे तो वो एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपने कोई एनर्जी लाना है तो वो ऐसा टेस्ट बढ़ाना होगा, और अगर कोई चीज को घटाना है तो वो चीज को आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा हम्म, टेस्ट की वजह से। अभी दूसरा अम्ला का वाटर का क्या टेस्ट है, सॉल्टी। यानी सॉल्ट टाइप का कुछ भी खाना खाना, यानी कि कोई भी तरह का हम लोग जंक फूड्स खा रहे हैं या सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो किस में आ जा रहा है हमारा, वाटर में। यानी जितना भी तरह का फास्ट फूड्स आ रहा है, सॉल्ट अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वाटर हमारे बॉडी में बढ़ता है। इसीलिए बोला जाता है जब किसी को सूजन ज्यादा रहने लग जाती है, पैरों में दर्द ज्यादा रहता है अनीता जी, वाटर रिटेंशन होता है, तो नमक कम कर। अगर हम नमक ज्यादा लेते हैं, नीचे रखते हैं क्योंकि वो आएगी मत। ठीक है, तो नमक नमस्ते कविता जी, मुझे तो याद ही नहीं रही। साढ़े अरे 5 बजे। अरे हम क्या करें, इतना बार मैसेज डालने के बाद भी नहीं याद रहेगा तो मैं क्या करूंगी बताओ। आप अरे रिकॉर्डिंग यार। कीजिए ना, ठीक है ना। इसके आगे का समझ हाँ। लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग इसको कलर को समझेंगे। वुड एनर्जी का कलर क्या होगा, ग्रीन कलर। और फायर का कलर में 2 कलर है, रेड कलर एंड ऑरेंज कलर। अर्थ एनर्जी में कौन सा कलर है, येलो कलर। मेटल का कलर है ब्राउन एंड व्हाइट। और वाटर का जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक। यानी आप कलर के द्वारा, यानी कलर की चीजें खिला के भी एनर्जी को कम बेसी कर सकते हैं, या कलर का चीज पहन के कर सकते हैं, या कलर का कोई भी चीज को करो, कलर का कोई भी चीज का ट्रीटमेंट, हम कलर का लगा के भी ट्रीटमेंट इस एनर्जी को कर सकते हैं। अब कलर का ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं, तो ये सारा चीज देखो, ये देखिए सब एक जगह मैंने कर दिया है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप लोग के पास लिखा हुआ ही होगा। तो ये जो चीज है, आप ये देखिए 11th से सारा चीज आप लोग को मिल गया। एज मिल गया, उसका काम क्या है, उसका इमोशन क्या है, जो जो मैंने पढ़ाया अभी, उसका टेस्ट क्या है, उसका एनर्जी क्या है, और उसका कलर क्या है। अब हम लोग ये सारा चीज जब जान जाते हैं, तो अब हम लोग को जानना क्या रहता है, कौन सा ऑर्गन किसको कंट्रोल करता है। तो वाटर से हम अग्नि को बुझा सकते हैं अनिता जी। सो वाटर इज ए कंट्रोलर ऑफ फायर। एक एक जगह से चालू करने का आदत डालिए, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कौन किसका कंट्रोलर। पानी वाले से चालू हम्म। करेंगे ना, कि वाटर से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। सो वाटर इज ए कंट्रोलर ऑफ फायर। अब फायर में या। पहुंच गए, तो पानी आग से अब हम लोग धातु को गला सकते हैं। सो मेटल, फायर इज ए कंट्रोलर ऑफ मेटल। और मेटल से हम लोग पेड़ को काट सकते हैं। सो मेटल इज ए कंट्रोलर ऑफ वुड। और वुड से हम लोग अर्थ को इरोजन होने से बचा सकते हैं। पेड़ नहीं होगा तो पूरा पृथ्वी बह जाएगा, इसलिए वुड इज ए कंट्रोलर ऑफ अर्थ। और अर्थ, जहां पे स्पेस होगा वहीं पे हम लोग जल का बांध बना के पानी को रोक सकते हैं। सो अर्थ इज ए कंट्रोलर ऑफ वाटर। ये क्लियर हो गया ना सबको, कंट्रोलिंग साइकिल समझ में आया। अब आप लोग एक चीज और लिख लीजिए साथ में, इसको एक बार बंद करते हैं। अभी सबसे पहला चीज है, आप लोग ये लिख लीजिए कि जो हम लोग सेम कलर लगाते हैं ना, जिस भी एनर्जी को बढ़ाना रहता है तो हम उसका सेम कलर लगाते हैं। आप लोग सब कोई है ना, मैं अकेले ही बोल रही हूँ। है अनीता जी, सुन रहे हैं हम सब? हम सब हैं, हम सब हैं। अच्छा हाँ ठीक है। है मैम।
तो सबसे पहला चीज है कि जो अगर आपको एनर्जी बढ़ानी होगी, अगर बढ़ाना है तो हम सेम कलर लगाते हैं। जिसका जो एनर्जी है उसका कलर लगाने से, खाने से, पहनने से, बिछाने से वो एनर्जी बढ़ती है। और अगर हम लोग उसका कंट्रोलर का कलर लगाते हैं तो एनर्जी कम होती है। ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है और उसके रूम में अगर आप वार्डरोब में भी आप देखिएगा कि अगर वो ग्रीन कलर ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा है या ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है, ग्रीन कलर का चादर है, तो उसे और गुस्सा आएगा। तो आप खाने में भी चेंज करिए, पहनने में भी चेंज करिए, और ट्रीटमेंट में करेंगे तो ज्यादा फर्क आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग कलर कहाँ कहाँ से लगा सकते हैं अनिता जी, समझ में आ गया ना। यानी मान लीजिए एक एग्जाम्पल, पानी से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। तो एक बार हम लोग उस चार्ट को देख लेते हैं। तो आप लोग खाली कंट्रोलर लिख लीजिए कि किसका कौन सा कंट्रोलर। देखिए, सबसे पहला चीज है वाटर इज ए कंट्रोलर ऑफ फायर। तो वाटर का एनर्जी को बढ़ाना है, कहीं भी ठंडापन बढ़ाना है तो क्या कलर लगाएंगे, ब्लू या ब्लैक। लेकिन वाटर कंट्रोल किससे होता है, येलो कलर से। हिसाब से तो हम लोग येलो कलर लगा सकते हैं अगर वाटर को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर कहीं पे बहुत ज्यादा वाटर हो रहा है, आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, अगर हमको सुखाना है तो हम क्या करेंगे, उसको फायर कलर लगाएंगे। कोई भी चीज सुखाना रहता है तो हम फायर का कलर लगाते हैं। और अगर गाढ़ा करना रहता है सुषमा जी, तो येलो कलर लगाते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा एक लॉजिक याद रख लीजिए। दूसरा, कहीं भी विंड एनर्जी बढ़ाना है तो हम ग्रीन कलर लगाते हैं। यानी एसिडिटी अगर किसी को हो गया है, अगर एसिडिटी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस पे और लीवर कॉरेस्पॉन्डेंस पे हम लोग ग्रीन कलर लगाएंगे तो एसिडिटी को हटा सकते हैं। कहीं पे भी अगर गर्माहट लाना, मान लीजिए ठंडी जगह में चले गए अनिता जी, बहुत ठंड लग रहा है और बहुत ज्यादा हम लोग को ठंड लग रहा है, तो हम लोग कौन सा कलर वेयर करेंगे, रेड कलर, क्योंकि हीट एनर्जी है। लेकिन वहां ब्लू और ब्लैक इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ठंड जल्दी से नहीं रुकेगा, ठीक है ना। जहाँ पे गर्मी की जगह में कुछ आपको चाहिए तो ब्लू ब्लैक इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड एनर्जी को बढ़ाना है। येलो कलर एनर्जी जहाँ डिपॉजिट करना है वहाँ येलो कलर लगाएंगे। जैसे लूज मोशन में येलो कलर इस्तेमाल करते हैं, स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस में येलो कलर करेंगे तो वो डिपॉजिट होगा, यानी कि स्टूल थोड़ा सा बनेगा। लेकिन अगर आपको पहले क्या करना होगा, कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत पुराना है, बहुत दिन का हो गया है, तो हम लोग को पहले से गलाना पड़ता है, तो रेड कलर लगाना पड़ता है स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस। और फिर जब आपने को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लूज मोशन टाइप का हो रहा है या पेट थोड़ा सा हड़बड़ गड़बड़ मैंने आवाज हो रहा है, तो हम विंड एनर्जी बढ़ाकर उसमें ग्रीन कलर लगा के स्टूल को पास करा सकते हैं। यानी विंड एनर्जी लगाने से वो पास ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया अनिता जी, समझ में आया। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, इतना समय कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम लोग उसको आगे का करेंगे। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, पहले एलिमेंट समझ में आ गया ज्योति, कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा कलर है। तो अगर आप लोग को 5 एलिमेंट इस तरीके से समझ में आ गया ना, तो उसी तरीके से अगर हम लोग को, मान लीजिए हम एक एक एग्जाम्पल पूछते हैं और आप लोग बताइए कि कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आंख में जलन हो रहा है, तो आंख में जलन हो रहा है तो अनिता जी कहाँ लगाएंगे हम लोग, आइस का कॉरेस्पॉन्डेंस में। हाँ अब जलन हो रहा है तो कौन सा हाँ एनर्जी बढ़ गया, फायर, तो हम कौन सा कलर लगाएंगे यहाँ पे, ग्रीन ये भी लगा ब्लू सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं। ब्लू ब्लू या ब्लैक। ब्लैक लगाएंगे, है ना, ब्लू या ब्लैक लगाएंगे। यानी कंजंक्टिवाइटिस अभी सबसे ज्यादा होता है ना। अभी आप देखा करिएगा कि बहुत सारा कंजंक्टिवाइटिस बहुत सारे जन को होता है, या आईज का बहुत सारा ट्रीटमेंट, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए अगर आईज में क्या हो रहा है, आईज का एक छोटा सा आप लोग लिखने का आदत डाल लीजिए। एक एक एग्जाम्पल बना लेंगे ना, कि आंख से पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है तो कौन सा एनर्जी बढ़ गया सुषमा जी, वाटर। वाटर बढ़ गया है। तो हमें ट्रीटमेंट कौन सा करना होगा, क्या कलर लगाना होगा, और येलो। येलो कलर लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना अभी, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे कविता जी एक सेकंड। हाँ कविता जी एक बोल, क्वेश्चन ना, जैसे आप अभी येलो बोले हैं, जैसे मेरे आंख से पानी बहुत गिरता है मेरे आंख से, तो मैं जब ब्लैक कलर लगाती हूँ तो ब्लैक में लगा येलो लगाऊंगा फिर। ब्लैक कलर लगाएंगे तो आप तो वाटर और बढ़ा रहे हैं। कविता जी मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, मैं तो अच्छा बता ही रही अच्छा हूँ। ओके। आप अगर ब्लैक कलर लगा रहे हो तब तो आप वाटर बढ़ा दे रहे हो, यानी वाटर बढ़ा रहे हो यानी पानी और बढ़ा रहे हो, तो वो बंद कैसे होगा, है ना। अर्थ से पहले रोकना कलर है। को समझिए। अब इसीलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो इजी हो जाएगा। और हम लोग हर सैटरडे को
छोटा छोटा चीज को रिवीजन करेंगे तो हम लोग का पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है सुषमा जी? हम्म तो आप लोग जितने सारे दिन क्लास किए हैं और भी जितने हैं सभी को हम लोग मिलके इस सारी चीज को रिवीजन करेंगे और इसका रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगी। तो हर दिन का रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगा और उसके आगे का आप लोग देख के आइए, फिर हम लोग उसके आगे का चर्चा करेंगे। तो ऐसे हर सैटरडे को हो जाएगा तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना? अभी हम लोग आइस के ट्रीटमेंट को लेते हैं। आंख में पानी आ रहा है यानी कि वाटर बढ़ गया है। अभी ठीक है अनीता जी? अब पानी आ रहा है तो वाटर बढ़ गया है तो हम दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आदर पानी को सुखा सकते हैं या पानी को 5 एलिमेंट साइकिल के थ्योरी के अनुसार उसको अर्थ कंट्रोल करता है तो कौन सा कलर लगाएंगे? येलो कलर। लेकिन अपने को देखना है वो प्रॉब्लम बहुत पुराना है कि बहुत कई दिनों का है। अगर अभी जस्ट हुआ है तो हम पानी को ज्यादा हो रहा है तो हम रेड कलर लगा सकते हैं। लेकिन आईज में रेड कलर लगाना मना इसलिए किया जाता है, बहुत परेशान कर रहा है, 1 दिन 2 दिन लगा सकते हैं सोचना चाहिए, लेकिन येलो कलर ही लगाना चाहिए। क्योंकि आंख ड्राई हो जाएगा तो दिखना भी कम हो जाएगा। यानी जब हमारा आंख का रोशनी घट जाता है तो वो ड्राई आईज हो जाती है। इसीलिए ड्राई आईज का ट्रीटमेंट भी क्या करेंगे? येलो कलर लगाएंगे या हम लोग मैग्नेट से कर सकते हैं। ठीक है ना? मैग्नेट से स्ट्रेट या टोन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आंख में जलन हो रहा है तो क्या एनर्जी बढ़ गया है? फायर। फायर बढ़ गया है, ठीक है ना प्रेमा जी? फायर बढ़ गया है तो हम कौन सा कलर लगाएंगे? ब्लू या ब्लैक लगाएंगे। ब्लैक। हाँ जलन और ईचिंग भी उसी में आएगा। ठीक है ना? ईचिंग भी अगर हो रहा है तो फायर एनर्जी बढ़ गया है तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ब्लू और ब्लैक। कहीं भी ईचिंग हो रहा है ना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लू और ब्लैक कलर लगा। कविता जी, आंख में कीड़ आ रही है ना, बहुत वही ज्यादा कीड़ आती है। आ रहे। अब हमारे आंख में गीड़ आ रही है। गीड़ आ रही है हाँ मतलब कोई चीज का डिपोजिशन हो गया, हम निकाल पा रहे हैं इसको पकड़ के, है ना? ऐसे करके हाँ निकाल रहे हैं तो क्या बढ़ गया? कौन सा डिपोजिशन का मतलब? कौन सा एनर्जी हुआ ज्योति? अर्थ। ह्यूमिडिटी। अर्थ हाँ एनर्जी। तो हाँ ह्यूमिडिटी को कौन कंट्रोल करता है? विंड एनर्जी। विंड यानी कट। कौन सा कलर लगाएंगे? ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन। अभी समझ में आ गया? अब ग्रीन कलर आपको समझ में जब आ गया, अब वो कान में जम गया है तो कान का जगह चेंज हो जाएगा। कान में वही लगाएंगे यानी कान का कॉरेस्पॉन्डेंस में भी ग्रीन कलर, आईज में भी ग्रीन कलर। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी अगर गिट टाइप का आ रहा है, डिपॉजिट हो गया है तो हम क्या लगाएंगे? ग्रीन कलर। तो वो डिपोजिशन खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग आप देखिए, शेफाली जी पूछ रही है आई का प्रेशर बढ़ गया। अभी आप लोग कौन बताएगा? आई का प्रेशर अगर बढ़ गया है तो कौन सा एनर्जी बढ़ गया है बताइए? विंड। हीट एनर्जी। हीट कैसे बढ़ेगा? हीट बढ़ने से विंड। बढ़ेगा, विंड एनर्जी बढ़ने से बढ़ता है ना। विंड एनर्जी अगर बढ़ गया हमारे में तो प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। अब अच्छा। अपने को देखना पड़ेगा कि प्रेशर में भी दो तरह का चीज होता है। प्रेशर में दूर का और पास का हम लोग को देखना पड़ता है। बहुत दूर का एनर्जी हम लोग को देखने में कम हो रहा है या पास का, इसमें यिन यांग थ्योरी हम लोग को पता होना चाहिए। ये डिटेल का चीज है लेकिन उन्होंने पूछा इसलिए मैं बता दे रही हूँ। दूर होता है ना वो यिन है और जो पास होता है वो यांग होता है। ठीक है? क्लियर है? तो हम ऑर्गन कौन सा ले लेंगे ये समझ में आ गया ना? दूर का होगा तो लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे और पास का आई का प्रेशर होगा गॉल तो ब्लैडर। हम गॉल ब्लैडर का ले लेंगे। ठीक है? लेकिन हम उसमें प्रेशर को अब देखना है। प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम उसको स्टिरेट करेंगे। तो लीवर का जब लीवर गॉल ब्लैडर का कौन कंट्रोल करता है? विंड को कौन कंट्रोल करता है? मेटल, यानी ब्राउन एंड व्हाइट कलर। माने बढ़ाना है, अगर आपको प्रेशर को बढ़ाना है तो ग्रीन कलर। जनरली प्रेशर का ट्रीटमेंट ग्रीन कलर लगा के ही करते हैं क्योंकि प्रेशर को वहां पे लाते हैं विंड एनर्जी, अपने आप ही बैलेंस बढ़ाते हैं। और नहीं तो मैग्नेट से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? थैंक आइज, यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। अब आइज में और क्या चीज हो सकता है बताइए? और कोई चीज है जो आइज से रिलेटेड हो सकता है? कई बार जैसे आंख में कविता जी, लगता है कुछ गड़ता है ना, रड़कता है, यानी कुछ डिपोजिशन नहीं मिल रहा है लेकिन आंख में लग रहा है कुछ गड़ रहा है। तो क्या चीज हो सकता है? मेटल एनर्जी। यानी मेटल एनर्जी बढ़ जाने की वजह से भी कई बार आंख में कुछ गड़ता है, ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है और हम लोग को लगता है गिड़ भी निकाल रहे, गिड़ भी नहीं निकल रहा है। नीचे। यानी कि उसमें एनर्जी कौन सा बढ़ गया? मेटल। तो हम मेटल को कैसे कंट्रोल करते हैं? फायर। तो हम फायर लगा के करेंगे। ठीक है ना? लेकिन मतलब आंख रेड में कलर हुआ, रेड कलर। वाया में रेड कलर हुआ था। हाँ, ये क्लियर हो गया? अभी आप लोग ऐसे करके हमेशा चार्ट बनाइएगा
अगली बार के लिए बना लीजिए एक जगह, या ग्रुप में भी, दिशा वाले ग्रुप में अपना बना बना के डालिए, है ना, कि हम लोग का ये चीज होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। आप जैसे माउथ का ले लीजिए, मुंह में छाला हो गया, क्या क्या हो सकता है। माउथ, माउथ किस में आएगा हम लोगों का, हम लोग का अर्थ में आता है। स्प्लीन या स्टमक का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि माउथ हम लोग का स्प्लीन स्टमक के 5 एलिमेंट साइकिल में आता है। आप आईज नोज जाके देखिएगा किस में आता है ना। सेंस ऑर्गन में आईज किस में आएगा, विंड एनर्जी में आएगा। आईज के बाद में हम लोग का टंग जो है वो हीट एंड हॉटनेस में आएगा। ह्यूमिडिटी में हमारा माउथ आता है। ड्राइनेस में क्या आएगा, हमारा नोज आएगा। और कोल्डनेस में हमारा कान आता है, ईयर्स आता है। ठीक है, कान का ट्रीटमेंट करना रहता है तो किडनी यूबी का ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है ना। तो 5 एलिमेंट का चार्ट को आप लोग बीच बीच में देखिएगा और देख के उसको समझिए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट में अभी हम लोग का माउथ का ट्रीटमेंट करना है, तो स्टमक और मैम एक सेकंड मैम, एक डाउट था। जो अभी आप आई प्रेशर का बताए कि गॉल ब्लैडर या लीवर को अपने सिगेट या टोन जो भी करेंगे, तो हाँ, अगर इन केस अगर आई के अंदर में अपने को विंड एनर्जी बढ़ा है तो अपने उसको सिगेट या टोन कर दिए, लेकिन अगर कोई और पार्ट के अंदर में अगर वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो अगर अपने सिगेट या टोन करते हैं तो मतलब फिर से पूछो। एज इन लाइक अगर आई में प्रेशर बढ़ा है, यानी विंड एनर्जी आई में बढ़ा है लेकिन और बॉडी पार्ट में नहीं बढ़ा है, तो अपने जब विंड एनर्जी को वहां पे सिडेट करेंगे तो और बॉडी पार्ट में इम्पैक्ट नहीं करेगा क्या 5 एलिमेंट्स? नहीं नहीं, पूरे बॉडी में इम्पैक्ट कर कर भी सकता है वैसे तो। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप पूरे ऑर्गन में एनर्जी का कर रहे हैं, लेकिन आप केवल पॉइंट्स का करेंगे ना। और ट्रीटमेंट इसीलिए किया, ऐसे किया जाता है जितनी देर तक का प्रॉब्लम है बस उतनी देर तक ही किया जाता है। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग करते रहेंगे तो वो पूरे बॉडी में भी इफेक्ट डालेगा। पहले तो मान लीजिए हमारा हाई प्रेशर बढ़ा हुआ, पूरे बॉडी में जहां जहां बढ़ा हुआ होगा पहले उस पर कंट्रोल करेगा। जैसे वो कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद में वो पूरे सारे जगह पे कंट्रोल करना चालू करेगा। यानी जब तक, जैसे मान लो मेरा आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है कहीं पे भी, मान लो पेन का मतलब होता है विंड एनर्जी बढ़ा हुआ, तो जहां जहां आप पॉइंट्स लगाए हैं तो असर तो पूरे में ही करता है। लेकिन जहां जहां दर्द है पहले उस पर काम करेगा। जैसे वो खत्म हो गया तो हम लोग पॉइंट लगाना ही बंद कर देते हैं, यानी उसका सोर्स ही ओके। बंद कर देते हैं, तो वो पूरे को इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन फिर भी ये ओके। अच्छा सवाल है, जब प्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें मॉनिटर रखना ही पड़ता है कि हमारा बीपी कैसा है, फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार जब एडवांस सीखने का मोटो ही यही रहता है ज्योति, कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोई हाई बीपी का पेशेंट होगा उसको हम प्रेशर का पॉइंट नहीं लगा सकते, तो हम क्या पॉइंट लगा सकते हैं, यानी दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। ये एकदम करेक्ट है। जब ये बात आया है तो पहले ये करते करते छोटे 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 ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, कलर से कर रहे हैं। लेकिन जब मैग्नेट से करते हैं, पॉइंट से करते हैं, तो हम लोग को बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो कौन कौन से पॉइंट्स नहीं लगा सकते उसको, लो बीपी के पेशेंट है तो हम लोग कोई से पॉइंट्स नहीं लगा सकते, है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीज भी हम लोग एडवांस में तो समझेंगे। फिर आई प्रेशर के लिए हम लोग, आप बोले ग्रीन कलर लगा सकते हैं? हाँ, और तुम तो आई कॉरेस्पॉन्डेंस में लगा रहे हो, इसलिए वो हाँ पूरे हाँ बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ हम लोग हाँ। जब पॉइंट्स का ओके। लगाएंगे ऑर्गन में, पूरे ऑर्गन में लगाएंगे तब वो काम करेगा। लेकिन आई का आई करेक्ट। कॉरेस्पॉन्डेंस में लगा रहे हैं तो वो और कहीं पर, करेक्ट। ठीक है ना। ओके मैम, थैंक यू तो कविता जी, जैसे आप बोले ना स्किन आईज में ड्राइनेस आएगा, एक एक तो जन, हाँ, एक एक जन पूछिए, सरकार जी पूछिए। हाँ, स्किन ड्राई हो, बहुत ज्यादा ड्राई हो जैसे। हाँ, तो स्किन जब ड्राई होती है यानी लंग्स में और लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ गया, इसी वजह से होता है। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का ड्राइनेस को घटा दीजिए, और आपका लंग्स और इसका में आप किस और कैसे घटा सकते हैं इसको, फायर एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो और जल्दी हो जाएगा। यानी लंग्स का, लार्ज इंटेस्टाइन का फायर पॉइंट को टोन कर दीजिए और ड्राइनेस पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, तो उससे काफी फर्क आ जाएगा। हम एक ट्रीटमेंट इसको ले सकते हैं। दूसरा है लंग्स का ड्राइनेस को खत्म करना है तो लंग्स की डेफिशिएंसी का भी पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। कविता जी आईज में जैसे येलो कलर तो टोन भी कर सकते हैं क्या हम लोग? क्या चीज, आई से पानी गिर रहा है तो टोन करे क्या? आंख से पानी गिर रहा है तो उसको टोन कर सकते हैं क्या? नहीं, तब तो पानी गिर रहा है तो सिलेक्ट करेंगे ना, मैग्नेट से तो सीधा सीधा फिर हिसाब है, कोई चीज को घटाना है या अच्छा। बढ़ाना है तो उससे उससे एनर्जी को करना है। तो लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लोग ये दोनों हाथ को रब करके दो ये चेक करने का आदत डाल लीजिए। हम लोग सब फीमेल्स हैं, तो मैं फीमेल्स का बता रही हूँ। ये राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है ना वो सीरेट है, और ये जो है वो टोन है, माने कि ये आपका टोन।
ये सीडेट, खाली एक तो याद रखिए, इंडेक्स फिंगर सीडेट है। तो आप चेक कर लीजिए आई का प्रेशर के पे, आपका आई से पानी गिर रहा है ना अनिता जी? हाँ हाँ, तो आप अभी नहीं आई, गिरा पर गिरता है मेरा। ठीक है, अभी तो नहीं आप गिरा आई, सर। अभी आईज के ऊपर में एक तो फिंगर लेके जाइए, यहाँ पे टच हाँ करिए। आपको देखिए ऐसे हार्ट बीट जैसा दब 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 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो ऐसे करिए और दूसरा फिंगर को टच करिए, किसी एक में आपको मिलेगा। आप लोग बाकी जन स्टमक 25 में चेक करिए, स्टमक 25 में सबको मिलेगा। मिला स्टमक मैम 20? ये आइस का इंडेक्स में ये फील हो रहा है, मतलब हार्ट बीट्स फील हो रहा है तो? हाँ, तो इंडेक्स अगर राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर से हो रहा है ज्योति, इसका मतलब उस पॉइंट में सीडेट करना होगा। ये वेरीफाई करके इसको इन्फ्रेंस निकाल के करना बोलते। तो मैं नेक्स्ट सैटरडे, मुझे याद दिलाना, हम लोग इस पॉइंट को पूरा चर्चा भी करेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग छोटा छोटा चीज को हम लोग इसको पूरी तरीके से सीख सकते हैं। इसको इन्फ्रेंस निकालना बोलते हैं सुषमा जी। जब कंफ्यूजन हो जाए कि टोन करना है कि सीडेट करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, या सामने वाले का प्रेशर जैसा ज्योति ने बोला, हमें नहीं पता हाई बीपी का पेशेंट है कि लो बीपी का पेशेंट है, तो आपको सारा पॉइंट चेक करके लगाना चाहिए। ज्योति जैसे पॉइंट लगवाने आती थी सर से, तो देखते थे सर कुछ चेक करते थे फिंगर से, है ना, फटाफट चेक करते थे। तो वो वही चेक करते थे कि इस पॉइंट में टोन करूं कि सीडेट करूं। तो हर एक पॉइंट को चूज करना रहता है। तो ये राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है वो सिर्फ सीडेट करना होता है? अगर ये वाले में आ रहा है पल्स तो हम्म, सीडेट करना पड़ेगा, और इससे आ रहा है तो टोन करना पड़ेगा। ये ठीक है ना? तो आप एक ही याद रखिए, सीडेट याद रखेंगे तो बगल वाला टोन है, फिर ये सीडेट है, फिर ये टोन है, पास पास में सब हम्म, सारे 10 फिंगर्स का आप लोग लिख कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो ये दो ही का काम करेंगे ना। तो हम्म, आप चेक कर लीजिए, किसी भी पॉइंट का आपको पता है ना टोन करना है, फिर भी हम्म, चेक करने का आदत डालिए। तो जैसे दांत में दर्द हो रहा है, मान लीजिए अब दांत में दर्द हो रहा है, और आपको कभी भी दांत में दर्द होगा तो मान लीजिए इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है, आपको देखना है तो SI1 क्लासिकल यहाँ पे आता है, ठीक है? यानी हम्म, नाखून के पास में जाके देखिएगा आज चार्ट को, SI1 यहाँ आता है। तो हम्म, आप ये वाला फिंगर रख के भी पेशेंट को पूछ सकते हैं कि देखो किससे आराम, आपको खुद ही पता चल जाएगा टोन लगाना किस डेट को, कि पल्स से पता चल जाएगा। मान लीजिए पल्स से नहीं पता चल रहा आपको, लेकिन आप लगा के अगर पेशेंट को पूछ लेंगे ना कि तुमको देखो किस में आराम आ रहा है, ये एक बार हम टच करेंगे, फिर ये टच करेंगे, आप ये टच करिए, अगर पेशेंट बोलेगा हाँ दर्द में तो आराम आ गया, इसका मतलब सीलेट करना कंफर्म। तो कई सारा पेन, पेन का मतलब बहुत सारे जन को लगता है मैग्नेट लगाने के समय में कि दर्द एनर्जी बढ़ा हुआ ही होगा, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी बढ़ा हुआ एनर्जी होने की वजह से ही दर्द होता है। यानी एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तब दर्द होता है। लेकिन बहुत सारे जन का ये जो ठंड में दर्द आ रहा है सुषमा जी, एनर्जी घटने की वजह से भी बहुत दर्द होता है। तो आपको दर्द देखना है कि कैसा दर्द हो रहा है। जो दर्द बहुत तेज तेज हो रहा है ना, हम्म, बहुत तेज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ एनर्जी इकट्ठा हुआ है, टोन करने से होता है, वो टोन करने से जाता है। और जो डल पेन होता है, वहाँ एनर्जी घटा हुआ रहता है, तो वहाँ बढ़ाने से होता है। इससे बेटर है जब हम लोग पेन को भी समझेंगे ना, एक एक करके चैप्टर, अगर आप लोग सभी को रेगुलर ही आना चालू कर दें सैटरडे को, तो हम लोग एक एक चैप्टर को भी ले लेंगे, कि खाली दर्द को ही समझेंगे, है ना? पहले आज 5 एलिमेंट पूरा समझ में आया ना थोड़ा सा, कि कौन किसका कंट्रोलर है, कौन किसको कंट्रोल करता है, कौन कौन सा ऑर्गन है। तो 5 एलिमेंट साइकिल को फिर से देख लीजिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग पूछ लीजिएगा, और इसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम्म, जब आप देख के आएंगे तो हम लोग उसके आगे का पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है ना? और आप लोग रुद्राक्ष का क्लास और नाड़ी शोधन के लिए कौन कौन एग्री है, उसका इंटरेस्ट मुझे डाल दीजिएगा, मैं क्लास का आज ही बना के डाल दूंगी। क्योंकि नाड़ी शोधन सुषमा जी करना बहुत जरूरी है। नाड़ी शोधन एक मेडिटेशन का फॉर्म में हम लोग उसको कराएंगे। तो आसन जो कर सकते हैं वो आसन करेंगे, बशर्ते एक ही नियम है कि उसमें 2 क्लास है। रुद्राक्ष वाला जो क्लास होगा वो शाम को होगा, और हम्म, नाड़ी शोधन सुबह में होगा। और वो विशेष दिन होगा शेफाली जी, बसंत पंचमी के दिन बेस्ट बेस्ट बेटर दिन है। तो 2 या 3 तारीख को हम लोग इस क्लास को रखना चाह रहे हैं फरवरी में, है ना? तो आप लोग प्रिपेयर रहिए उसके लिए। तो नाड़ी शोधन भी उसी में इंक्लूडेड रहेगा, उसी रुद्राक्ष की क्लास में इंक्लूड रहेगा। तो जो लोग का भी इंटरेस्ट रहेगा तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। आप लोग और भी जन को जोड़ सकते हैं जो लोग कभी नहीं भी किए हैं सारा कुछ, क्योंकि जो नाड़ी शोधन कर लेते हैं उनका हीलिंग, उनका मेडिटेशन, उनका और भी बहुत सारा चीज कंट्रोल हो जाएगा। और आने वाले समय में ज्योति हम लोग स्वर विज्ञान का एक क्लास कराना है, जो बहुत दिन से बात हो रहा है। जिसका नाड़ी शोधन नहीं होगा वो स्वर का साधना नहीं कर सकता।
यानी स्वर को सीख के भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, और स्वर आ जाएगा तो आप हर एक चीज को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शेफाली जी, हम लोग सारा इंटरेस्ट बना देती मैं रुद्राक्ष का क्लास का और सारा कुछ का, तो आप लोग जिनका जिनका इंटरेस्ट होगा आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास भी कर लीजिएगा, उसी में हम लोग वंडरफुल। नाचगान को सीखेंगे, ठीक और है। अपन अभी ये बाराही का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कविता जी, की आप लोग पोस्टपोन हो जो गया? ने इंटरेस्ट मुझे दिखाया है वो मैं उन लोग से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बोला अच्छा जाता ठीक है है। शेफाली जी, जो गहराई का साधना करना है, अभी मेरा एक जन से बात हुआ था कि जैसे जो लोग करते आ रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग को स्टार्ट कर लेना चाहिए कभी भी, लेकिन आप लोग जो लोग की फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप लोग को जुलाई वाला जो नवरात्रा आता है ना उसमें स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी आप लोग का जिनका जिनका इंटरेस्ट है माँ बाराही को लेके, खाली इंटरेस्ट शो कर दीजिए, हम लोग ग्रुप में मैं उन लोग को ऐड कर दूंगी अभी से, और आप लोग को मैं एक पाठ बता दूंगी, वो पाठ आपको करना है 9 दिन तक, और उस तरीके से करना, और रेगुलर में क्या करना है, और जुलाई वाला जो नवरात्रा आएगा उसमें कंप्लीट क्लास करना। ठीक है, यानी ओके, अभी क्लास थैंक यू, कर रहे हैं, लेकिन जिनको जिनका इंटरेस्ट होगा उनको हम पाठ करना सिखा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू, जिससे थैंक हमारे यू। लाइफ में प्रोटेक्शन, और हम लोग का कोई भी तरह का वेल्थ और फेम को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएगा। मैं वाराही का लेके एक दिन वेबिनार कर लूंगी जिससे आप लोग को सारा चीज करा दूंगी, ठीक है ना शेफाली जी। थैंक यू कविता जी। कविता जी, मैं थैंक यू आपको सो थोड़ी मच। देर में फोन करूं, आप फ्री हैं? हाँ हाँ, मुझे थोड़े वो देर में हार्ट के करिए। पॉइंट्स थोड़े समझने थे, क्योंकि हाँ, ठीक है है। ना। हाँ, ठीक, ठीक, करती हूँ। ठीक है ना। आज आप लोग को अच्छा लगा होगा क्लास, बहुत बहुत अच्छा। वेरी ये वाला नाइस, सारा वेरी चीज को मैं यूट्यूब में आपका लिंक बना के डाल दे रही हूँ, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं, जितनी बार देखना चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। तो प्रैक्टिसिंग ऐसे हो जाएगा, ठीक है सुषमा जी। तो छोटा छोटा क्लास को रिवीजन करिए कंप्लीट, फिर एडवांस तक आइए। बहुत जन एडवांस के लिए बोल रहा है, लेकिन बेसिक ही अगर नहीं क्लियर रहेगा तो तो एडवांस बहुत एडवांस जन में। होता है कि दमादम क्लास करा देते हैं, लेकिन उस लोग को फायदा होता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कमिंग सैटरडे को मिलते हाँ, हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं ममता जी? ठीक है मैम। दिव्या ठीक है? हाँ दिव्या ठीक है। चलिए मिलते हैं। ठीक है।